अस्सलाम वालेकुम। वीकेंड विद फायजा के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फायजा बुखारी। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में और आज हम आपकी मुलाकात जिस शख्सियत से करवाने जा रहे हैं वो 1 नवंबर 1962 को जोहराबाद में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम उन्होंने जोहराबाद से हासिल की, उसके बाद FC कॉलेज लाहौर से इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। हमारे आज के मेहमान का ताल्लुक शोबा सहाफ़त से है, वो पाकिस्तानी सहाफ़त में उनका एक बहुत बड़ा नाम है। हमारे आज के मेहमान पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट और सीनियर एंकर पर्सन है। उनके बात करने का एक ख़ास अंदाज़ है जो बेहद मकबूल है लोगों में। 11 किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जनाब सुहेल बड़ाइच साहब की। तो चलिए आज के प्रोग्राम में हम सुहेल बड़ाइच साहब की पसंद और नापसंद के बारे में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? खैरियत से? सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अच्छा सर, क्यों ना स्टार्ट आपके बचपन से थोड़ा सा कर लिया जाए। जी प्लीज। जोहराबाद में आप पैदा हुए, इब्तदाई तालीम आपने वहाँ से हासिल की, फिर भलवाल, फिर सरगोदा, फिर लाहौर। तो इन सब शहरों में से सबसे ज़्यादा शहर आपको कौन सा अच्छा लगा? कहाँ से सबसे ज़्यादा अच्छी यादें वाबस्ता हैं? अब तो लाहौर अच्छा लगता है। अच्छा, और बचपन? बचपन जोहराबाद, वहाँ पे जोहराबाद बचपन गुजरा, बड़ा अच्छा था। उस वक्त एक छोटा सा टाउन था वो, और अच्छा। बड़ा खुशगवार माहौल था और बड़ी सेहतमंद सरगर्मियाँ थी, स्पोर्ट्स थी, लिटरेरी एक्टिविटीज़ थी। अच्छा, तो अच्छा शहर था। आप सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करते थे? जी बहुत ज़्यादा, शुरू से ही। शुरू से ही। स्पोर्ट्स आपको कौन सी ज़्यादा पसंद थी? स्पोर्ट्स मैन कोई मैं इतना अच्छा नहीं रहा कभी भी, लेकिन थोड़ी हॉकी खेली, थोड़ी क्रिकेट खेली, अच्छा, या तो बैडमिंटन खेलता रहा। हाँ, तो शरारती भी बच्चे थे या? जी शरारती था, बातों में शरारती, अच्छा, एक्शन में कम, बातों में ज्यादा। अच्छा, बातों में कैसे, किस किस्म की बातें करते थे? छेड़छाड़, बातों में किसी का मजाक उड़ाना, किसी से तंग करना, किसी को। तो कितने भाई बहन थे आप मैं लोग? अकेला हूँ। फिर डेफिनेटली बहुत ज्यादा लाडले जी लाडला। लाडले भी थे। तो अम्मा अब्बा से आपको मार पड़ी? अब्बू से एक दो दफा मार पड़ी, मम्मी से तो नहीं कभी। वो किस बात पे पड़ी? क्योंकि इकलौता बच्चा। पढ़ाई अच्छा, तो पढ़ाई पर तवज्जो ना देने पर। उस जमाने में वैसे भी रिवाज होता था, वालिद एक आधी लगा देते थे। ये बात भी है। अच्छा, तो आप वैसे अब खुद किस किस्म के फादर हैं? खुद भी मैं बिल्कुल ऑपोजिट? ऑपोजिट। अच्छा, वेरी काइंड, वेरी फ्रेंडली, वेरी हेल्पफुल। अच्छा, लेकिन आपने क्या नहीं सोचा कि भाई हमारे अब्बा ने तो हमारे पे बड़ी सख्ती की, हमें भी अपने बच्चों पे नहीं, सख्ती करनी? इसीलिए तो किया अंदर में। तो वो अच्छा नहीं रोल लगता था, वो वाला रोल जो था वालिद का अच्छा नहीं लगता था। वालिद का फ्रेंडली रोल अच्छा लगता है। और दूसरा हालात बदल गए, पहले बच्चों को ऐसे ही आते जाते थप्पड़ पड़ते रहते थे, अब कौन बच्चों को मार सकता है? अच्छा, आते जाते। अच्छा, लेकिन सर ये भी तो होता है ना, हम लोग अक्सर जितने बड़े लोगों से बात करें या थोड़े सीनियर से बात करें तो वो ये कहते हैं कि भाई जब बच्चे थे, जब माँ बाप किसी चीज़ से रोकते थे तब हमें वो चीज़ लगता था ये बहुत गलत कर रहे हैं, लेकिन जब हम उनकी एज पे जाते फिर हम रियलाइज़ करते हैं कि नहीं वो ठीक थे, हम लोग गलत थे। तो आपने तो इससे ऑपोजिट ही रियलाइज़ किया, आपने कहा ये सही नहीं था। नहीं, मेरा ख्याल है कि दुनिया का अब जो रवैया है, वो रवैया उस वक्त जो अपनाते थे वो उस ज़माने का एक रवैया था जो को ये था कि सख्ती से देखो बच्चों को, इनकी तरबियत के लिए ज़रूरी है। लेकिन अब जो रिसर्च भी आई है और जो दुनिया में पढ़ाई भी है, वो सारे यही कहते हैं कि नहीं, बच्चों से प्यार करें। तो मेरा ख्याल है अब स्कूलों में भी मार नहीं प्यार शुरू हो गया है। तो इसकी वजह यही है ना कि सब ने ये रियलाइज़ किया है कि मार से काम, पहले बाकायदा मौला बख्श होते थे, उनसे बच्चों को बाकायदा मारा जाता था। तो आपको वैसे स्कूल में ऐसी मार पड़ी है? 2-4 दफा। कितने फख्र से बता रहे हैं। उस जमाने में हर एक को पड़ जाती थी। तो अच्छा। ये नहीं था कि सबक याद है या नहीं, सारी क्लास खड़ी हो जाए, कोई आवाज आ रही है शोर की, सबको 2-2 डंडे। क्यों? अल्लाह माफी, ये तो नाइंसाफी थी भाई। नाइंसाफी थी। सारे अच्छा, आप पढ़ाई में कैसे बच्चा थे? मैं पढ़ाई में यूँ समझिए कि बहुत टॉप पे नहीं, लेकिन उसके फौरन बाद ज़हीन था। अच्छा, पढ़ता कम था लेकिन ज़हीन था, तो दिल लगा इसलिए के टॉप पे ही रहता था। अरे वाह।
तो बचपन में जब छोटे थे तो क्या बनने का सोचा था कि क्या बनेंगे बड़े होके? मुख्तलिफ स्कीमें सोचते रहे। पहले डॉक्टर, हमारे ज़माने में वालिदैन कहते थे डॉक्टर बनो, डॉक्टर जाइए। इंजीनियर, हाँ। ये दो ही होते थे, तो हम भी डॉक्टर बनना चाहते थे। हाँ। लेकिन फिर बाद में जो है सोचें बदलती गई। तो फिर ये 1985 दिसंबर में आपने अपने करियर का आगाज़ किया, जी। तो जर्नलिज्म की तरफ कैसे आना हो गया? नहीं, बस CSS करने का इरादा था, तो ये कहा कि अखबार की दुनिया में जाते हैं, वहाँ करंट अफेयर्स समझ आएंगे। अच्छा। करंट अफेयर्स की ट्रेनिंग लेंगे। लेकिन करंट अफेयर्स की ट्रेनिंग ऐसी लेने गए कि फिर दिल ही नहीं किया वहाँ से आने में। अच्छा, तो आपको नहीं लगता अगर आप CSS कर लेते तो किसी बड़े ओहदे पर फाइज होते? मेरा ख्याल है कि मैंने उस वक्त ये एनालाइज किया था बाकायदा अच्छा। कि CSS बेहतर है या जर्नलिज्म बेहतर है, तो मैंने अपने लिए बेहतर चुना था जर्नलिज्म को। अच्छा सोहेल साहब, आप क्योंकि पहले आगाज़ प्रिंट मीडिया से था, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ आप एसोसिएट हो गए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 2002 से आप जियो के साथ हैं, तो आपको ज़्यादा कौन सा मीडियम अच्छा लगा? प्रिंट मीडिया? दोनों अच्छे लगते हैं, इसीलिए दोनों को कंटिन्यू किया हुआ है, दोनों कंटिन्यू कर रहे हूँ। तो इसीलिए मैं प्रिंट जर्नलिज्म में भी हूँ, कॉलम भी लिखता हूँ, मैं एडिटर भी हूँ जंग अखबार का, और साथ ही साथ आप इलेक्ट्रॉनिक के लिए भी प्रोग्राम करता हूँ, तो दोनों पसंद है इसलिए करता हूँ। अच्छा, तो आपने कहा कि कॉलम्स भी लिखता हूँ, लेकिन आपके कॉलम्स में हम बहुत दिनों से देख रहे हैं, बल्कि बड़े हफ्तों महीनों से देख रहे हैं, ब्रेक आ गई है, ये क्या वजह है? बस कुछ सुस्ती समझ लें, कुछ यूँ समझें कि अब दोबारा से शुरू करूँगा। ये करने चाहिए, क्योंकि जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, लोग आपका तबसरा पढ़ना चाहते हैं, आपको पढ़ना चाहते हैं। इंशाल्लाह नहीं, टीवी पे तो तबसरा कर ही रहे हैं। हाँ, लेकिन आपने कॉलम में भी इंशाल्लाह करेंगे। हाँ, वो आपको करना चाहिए, वो एक सही जिसे हम कह सकते हैं, वरना कॉलम्स तो बहुत सारे लोग लिखते हैं, लेकिन जो हम इसको सही कॉलम कह सकते हैं, आपका कॉलम वो वाला कॉलम था। अच्छा सोहेल साहब, क्योंकि आप एक दिन जियो के साथ प्रोग्राम कर रहे हैं और माशाल्लाह से इतना मशहूर ज़माना प्रोग्राम है, आप मुझे ये बताएं कि आप नहीं समझते कि जिन लोगों का करना चाहिए था या जिन लोगों का आपने किया, अब उसमें थोड़ी कमी वाक़ई हो रही है, तो आपको लगता है कि इन हालात में आपको इसको कंटिन्यू करना चाहिए? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि ये शख्सियात हर रोज़ नई बनती हैं। ये एक तो है ना मशहूर लोग, कुछ लोग मशहूर होते रहते हैं आजकल के ज़माने में, तो इसलिए शख्सियात कभी ख़त्म नहीं होती। अच्छा। कि ये नई नई शख्सियात पैदा होते हैं, नए नए वाक़यात होते हैं, उनमें से नए नए लोग जन्म लेते हैं। हम तो सबको कवर कर ही नहीं सकते, हम तो यूँ समझें कि कुछ % लोगों को कवर करते हैं, जबकि इंटरव्यू आप दुनिया में इस तरह के हर रोज़ जो करंट अफेयर्स में इम्पॉर्टेंट लोगों के इंटरव्यू होते हैं वो हर रोज़ होते हैं। तो इसका मतलब है कि लोग नए रोज़ इम्पॉर्टेंट लोग होते जाते हैं, और उनके फिर फ़र्ज़ करें कोई क्राइम सीन हुआ है, उसके क्राइम सीन से रिलेटेड लोगों के इंटरव्यू हो जाते हैं। किसी ने कोई फर्स्ट आया है, उसका इंटरव्यू वो उस दिन इम्पॉर्टेंट है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है उस दिन वो इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अगर हम आपके प्रोग्राम की बात करें तो वो माशाल्लाह इतना पॉपुलर प्रोग्राम है कि उसको देखा देखी बाकी चैनल्स ने भी उसकी पैरवी करना शुरू कर दी, उसको फॉलो किया, तो और तकरीबन अब हर चैनल पे इस किस्म का प्रोग्राम हो रहा है। तो आपको लगता है क्या, या आप चाहेंगे कि उसका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज करें, या आप उसका फॉर्मेट इसी चीज़ की कामयाबी की दलील है कि लोग सारे उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कामयाब प्रोग्राम है, और अभी तक अभी भी लोग देख के प्रोग्राम और उसकी फीडबैक देते हैं। हाँ। नई नई शख्सियात पर तबसरा करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि अभी इसकी गुंजाइश मौजूद है, अभी पूरी तरह ज़रूरत नहीं है अभी इसमें तब्दीली करने की। कितने एपिसोड्स हो गए आपके एक दिन? 600 से ज़्यादा हो चुके हैं। ओह अल्लाह, ये मेरा ख्याल है ये क्रेडिट सिर्फ आपको जाता है, इतने सारे लोगों को करने का इंटरव्यू। अच्छा सोहेल साहब, आप मुझे ये बताएं, क्योंकि आप एक सारा दिन स्पेंड करते हैं उसमें, आप उनके साथ ब्रेकफास्ट भी करते हैं, लंच भी होता है, डिनर भी होता है, गपशप भी होते हैं, मिलना मिलाना भी। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने किस सियासतदान के घर सबसे ज़्यादा अच्छा खाना खाया, तो बलोच सरदारों के घर, चाहे वो अकबर बुख्ती साहब थे, चाहे वो फारूक लगारी थे, चाहे पलक शेर मज़ारी थे। अच्छा। सबसे ज़्यादा खिदमत गुजार जो है वो बलोच है। अच्छा, और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में से? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तो रिवाज नहीं है किसी को खाना खिलाना। क्यों, वो लोग कंजूस होते हैं? कंजूस नहीं, वो खुद भी नहीं खाते, दूसरों को भी नहीं खिलाते।
जबरदस्त। अच्छा, मतलब फिर उधर से सारा दिन टाप और टीम भूखी प्यासी वापस आती वो है? तो बाहर से मंगवाते हैं आमतौर पर, जिसके भी घर गए हैं उन्होंने किसी होटल से अच्छा। खाना मंगवाया है, मतलब अपने घर बना के सब ही करते? कम ही बनाते हैं। ओए होए, ये तो नई बात है, हम समझते थे वो शायद आपके लिए तमाम करते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी तक आपने जितने सियासतदानों को इंटरव्यू किया, उनमें से सबसे ज्यादा मेल और फीमेल दोनों में आपने बताना है, खुश लिबास किसको पाया? खुश लिबासी तो मेरा ख्याल है हमारे यहाँ फीमेल पॉलिटिशियंस में कशमाला तारक बड़ी खुश लिबास हैं, और मेल पॉलिटिशियंस में किसी ज़माने में फैसल जो थे, साले हयात? फैसल साले हयात, वो बड़े खुश लिबास थे। अच्छा, और अगर मैं हमजा शहबाज शरीफ बड़े खुश लिबास हैं। अच्छा, और वज़ादार किसको पाया? वज़ादार तो चले गए, नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान, और उस ज़माने की जो ब्रीड थी वो थी वज़ादार। कोई झूठ बोले, कोई मुनाफकत करे, इस पे आता है। तो आजकल की तो सारी दुनिया ही ऐसी है, यही हालात चल रहे हैं, तो फिर तो आपको सबसे तो ज्यादा बस इतना लोगों से बहुत ज़्यादा कोई दोस्ताना नहीं है, बहुत कम लोगों से दोस्ती है। आपके तो बहुत ज्यादा दोस्त होने चाहिए। नहीं, बहुत कम है। अच्छा, तो सोहेल साहब, क्योंकि आप जो सवाल लोगों से करते हैं, तो हमने सोचा कि सबकी मेरी टीम की भी फरमाइश थी कि आपसे ये सवाल किया जाए। जरूर पूछें। तो सर, आपकी सैलरी कितनी है, कितना कमाते हैं? लाखों में। इनकम टैक्स कितना देते हैं? इनकम टैक्स भी काफ़ी लाखों में देता हूँ। अच्छा, आप ये बताएंगे नहीं, क्योंकि लोगों से आप Exact विस्तार पता करके नहीं, पूछते हैं। याद भी नहीं है। अच्छा, ये बताएं, जवानी में कितनी बार क्रश हुआ? क्रश तो होता रहता था, अब बूढ़े हो गए, अब नहीं होता। अच्छा, हम आपसे ये तो नहीं पूछेंगे कि आपकी शादी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज थी, प्योरली अरेंज मैरिज। ठीक है, तो लेकिन क्या कभी, क्योंकि अरेंज मैरिज थी, तो क्या कभी ऐसा टाइम भी आया, या आप ही बताना पसंद करेंगे कि कोई ऐसा हो जो आपको पसंद आया और आपने सोचा हो कि आप उससे शादी करें, लेकिन ऐसा ना हो? असल में मैं एक जॉइंट फैमिली से में पला पड़ा, तो इसलिए मेरा ज़हन शुरू से ये था कि मैं फैमिली की मर्ज़ी से शादी करूँगा। तो इसलिए ये शुरू में ये ज़हन में नहीं आया, जिस वक्त करने का टाइम था उस वक्त ज़हन में नहीं आया, बाद में आया, उस वक्त वक्त गुजर चुका था। अच्छा, नहीं कहते हैं वक्त तो कोई नहीं होता। अच्छा व्यूअर्स, सोहेल वड़ाई साहब से मज़ेदार गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, मगर यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं वीकेंड विद फायजा बुखारी। हमारे आज के मेहमान हैं सोहेल वड़ाइच साहब, और सोहेल वड़ाइच साहब की लाइकिंग डिसलाइकिंग्स हम जान रहे हैं। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो आपको सबसे पहली क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है किसी से भी मिलने पर पहली दफ़ा? आंखें, चेहरा। अच्छा, ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। ज़ाहिर है, ये फ़ौरन नज़र भी इन पे ही पड़ती है। हाँ, बात करने का अंदाज भी होता है ना जी, फिर intellect बहुत सारी भी होता चीज़ें है। शामिल होती हैं, लेकिन पहले आंखें और चेहरा जो है उसकी वो इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, ये बताएं सर कि आपने, क्योंकि फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ द सोल। बिल्कुल। अच्छा सर, आपने मियां नवाज शरीफ साहब पर किताब लिखी गद्दार कौन, जो कि उनकी एंटायर लाइफ का अहाता करती है, वो, और आपने बड़ी मेहनत से वो किताब लिखी, और क्योंकि फिर उसके बाद आपके मियां साहब से करीबी ताल्लुकात भी बन गए, अगर हम ये कहें, और बारहा आपकी मुलाकातें हुई, अभी रिसेंटली आपकी लंदन में भी मुलाकात हुई है। अगर मैं आपसे कहूँ कि चंद लफ्ज़ों में मियां नवाज शरीफ के बारे में कुछ कहें तो क्या कहेंगे? मियां नवाज शरीफ बहुत समझदार आदमी है, बड़े प्रैग्मेटिक हैं, बड़े डीप आदमी हैं। बज़ाहिर लोग उन्हें समझते हैं कि वो लोग उनको पढ़ लेते हैं, उनको पढ़ना बड़ा मुश्किल है, वो बहुत गहरे हैं। अच्छा, तो जो वो आजकल फैसले कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि वो आएंगे, कुछ कह रहे हैं नहीं आएंगे। नहीं, अभी तो नहीं आ रहे। मैंने तो ये कहा था जब मिला था लंदन, तो उसके बाद मैंने यही कहा था कि मार्च तक तो इम्कान नहीं है, उसके बाद देखें। अच्छा सर, किसी ज़माने में आप भी बाकी दानिश्वरों की तरह पीपल्स पार्टी के मतदार रहे हैं तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अब इस वक्त में आपकी क्या राय है पीपल्स पार्टी को लेकर? देखें, हम डेमोक्रेसी के लवर हैं,
تو چاہے وہ نواز شریف کی اسٹرگل ہو تو اس میں بھی تھوڑی بہت اگر حمایت ہم کرتے ہیں تو ڈیموکریسی کی وجہ سے، پیپلز پارٹی کی حمایت کرتے ہیں تو وہ بھی ڈیموکریسی کی وجہ سے. ایک زمانے میں ہم عمران خان کی بھی سپورٹ کی تھوڑی بہت، کہ وہ بھی ڈیموکریسی کی اسٹرگل کر رہے تھے. جو بھی ڈیموکریسی کے لیے اسٹرگل کرے گا اس کے ہم ساتھ ہیں. ہمارا ٹارگٹ ڈیموکریسی ہے، ہماری منزل، ہماری لو، ہماری محبوبہ وہ جمہوریت ہے، یہ پارٹیاں نہیں ہیں. اچھا ٹھیک. اچھا سر، کیونکہ آپ کی ساری زندگی آپ نے صحافت میں گزار دی، آپ ایک باخبر شناسہ صحافی ہیں، اور اگر ہم نون لیگ کی بات کریں، پیپلز پارٹی کی، پی ٹی آئی کی بات کریں، تو ہر جگہ پر آپ کو خاصی ایکسیس بھی حاصل ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک میں ہونے کیا جا رہا ہے، کوئی اندر کی خبر بتا دیں سہیل صاحب. نہیں، ابھی تو دیکھیں مارچ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور مارچ کے اندر دیکھنا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے. تحریک عدم اعتماد تو پیش ہوگی، کیا وہ کیری ہوتی ہے، کیا وہ کامیاب ہوگی، نہیں ہوگی. میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ یہ پیش ہوگی یا یہ صرف ڈرامہ ہے. نہیں پیش ہوگی، ڈیفینیٹلی پیش ہوگی. اچھا، اگر پیش ہوگی تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کا کیا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا میرا خیال ہے کہ ابھی تو 50-50 ہے. مارچ میں جا کے ابھی اگلے چند دنوں میں پتہ لگے گا. ایک نیا گروپ اگر امرج کرتا ہے، پی ٹی آئی کے اندر سے کوئی بغاوت ہوتی ہے، تو پھر تو کہہ سکتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی. ابھی ہم سن رہے تھے کہ جی کوئی ایک ایسی شخصیت جو پی ٹی آئی کا کوئی خاص بندہ ہے جو کہ بہت ساری چیزیں سامنے لائیں گے. اگر تو وہ ایسا کوئی آیا تو پھر تو تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی. آپ کو کیا لگتا ہے وہ کون سا بندہ ہوگا؟ ابھی نہیں پتا، ابھی اس کے بارے میں گیس ہی ہو رہا ہے. تو آپ بھی گیس کریں. ابھی نہیں اندازہ. اچھا، آپ بتانا نہیں چاہ رہے نا، یہ بات ساری ہے. اچھا، سنا ہے کہ بڑے میاں صاحب جو ہیں وہ چودھری برادران کو اقتدار میں شامل نہیں کرنا چاہتے، تو آپ سمجھتے ہیں، ہم تو سمجھ تو لگتا ہے کہ ان کے بغیر تو تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی. آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، مسٹرسٹ ہے بڑے پرانا نون لیگ میں اور کاف لیگ میں. ایک پرانی بد اعتمادی ہے، پرانی، جب سب کٹھے نون لیگ میں ہوتے تھے اس زمانے سے یہ چلی آ رہی ہے، اور وہ ابھی بھی ختم نہیں ہوئی ہے. سر ابھی ملاقاتیں بھی تو ہوئی ہیں لوگوں کی. ملاقاتیں ہوئی ہیں لیکن وہ مسٹرسٹ ختم نہیں ہوا. تو ابھی کل بھی میں چودھری پرویز الہی صاحب سے ملا، وہ کہہ رہے تھے کہ شجاعت صاحب نے انہیں کہا کہ بھائی پہلے تو آپ ہمارا مسٹرسٹ ختم کریں نا، اور اس کے لیے پہلے ہماری مدد کریں، پھر اگلی بات ہوگی. ان کی مدد کیسے کی جائے؟ ان کو منسٹر بنا کے؟ ان کو چیف منسٹر بنا. اچھا، تو اس پہ میاں صاحب کا کیا کہنا تھا؟ میرا خیال ہے کہ ابھی یہ بیل منڈے نہیں چڑھ رہی. اچھا، آپ کو لگتا ہے یہ بیل منڈے نہیں چڑھ رہی. سر، کیا یہ بھی پاسبل ہے کہ پی ٹی آئی والے خود ہی پرویز الہی صاحب کو سی ایم شپ دیتے ہیں؟ وہ کیوں دیں گے؟ وہ اپنی حکومت کیوں ایک صوبے میں کام کریں گے؟ لیکن اگر اتحادیوں کو ساتھ رکھنے کے لیے؟ نہیں، اتحادیوں کو ساتھ رکھنے کے لیے وہ اس کی بجائے مشکل ہے. اچھا، مطلب ابھی آپ کو یہ سب چیزیں ایسے ہی نظر آ رہی ہیں. تو مارچ کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ 5 سال پورے کرے گی؟ مشکل لگ رہا ہے. یہ حکومت اگرچہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے پورے کر لے گی، لیکن گھسٹ کر پورے کرے بھی تو کیا ہے. مہنگائی کا کوئی توڑ نہیں ہے ان کے پاس، بے روزگاری کا توڑ نہیں ہے، لوگوں کی جو غربت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، جو سیلریڈ کلاس ہے وہ بہت تنگ ہے. بالکل. تو یہ کوئی مناسب اچھا ارینجمنٹ نہیں ہے فی الحال. اچھا، تو سر بہت سارے لوگ، مطلب پی ٹی آئی والے لوگ زیادہ یہ کہتے ہیں کہ، اور پی ٹی آئی والے تو کہتے ہی ہیں کہ جی اگلے 5 سال بھی ہمارے ہیں. آپ کو کہیں سے لگتا ہے کہ اگلی حکومت؟ مشکل لگ رہا ہے. ویسے تو آج تک پاکستان میں کسی بھی برسر اقتدار حکومت وفاق میں دوبارہ برسر اقتدار نہیں آئی. آپ کو لگ رہا ہے کہ اب یہ بھی؟ تو ظاہر ہے پیٹرن یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ 5 سال ہی برداشت کرتے ہیں. اور لیکن جس طرح سے اس وقت رو رو کے لوگ برداشت کر رہے ہیں. اچھا، بھٹو صاحب نے آئے 77 میں آئے تو ان کے خلاف اب تحریک چلا کے ان کو نکال دیا گیا. تو 5 سال کسی نے بھی 5 سال سے زیادہ نہیں ٹائم لیا. لیکن خان صاحب تو بڑے کانفیڈنٹ لگتے ہیں. اللہ کرے جی ان کا کانفیڈنس کامیاب ہو، لیکن کچھ ڈیلیور بھی کرے نا. تو آپ بھی جب خان صاحب جدوجہد کر رہے تھے آپ بھی ان کے حامیوں میں سے تھے؟ نہیں، میں اس چیز کا حامی تھا کہ اگر ان کا راستہ روکا نہ جائے، ان کو اگر اقتدار ان کا حق بنتا ہے تو ان کو دیا جائے. اور ان کو
देने के बाद फिर आप उनके फिर मुखालिफ? नहीं, हमारा तो सहाफ़ियों का रोल ही होता है, हम अपोजिशन में ज़्यादातर होते हैं। हमारा काम ही ये है कि हुकूमत पे क्रिटिसाइज़ करना, जो भी हुकूमत हो, और हुकूमत की गलतियों की निशानदेही करना। हमारा काम हुकूमत की सपोर्ट करना नहीं होता, उसके लिए हुकूमत के महकमे होते हैं। तो हमारा काम ही, जर्नलिस्टों का काम ही ये है कि आप अपोजिशन बनकर हुकूमत की गलतियों की निशानदेही करें ताकि हुकूमत ठीक तरह से चले। अच्छा सोहेल साहब, जब आप कॉलम्स लिख रहे थे कुछ अर्सा पहले, तो आपने बुज़दार हुकूमत पे बहुत सारे कॉलम्स लिखे, और मतलब आपके कॉलम्स से तो लगता था कि शायद ये हुकूमत, ये कंपनी नहीं चलेगी, नहीं ये हुकूमत ये सूबे में नहीं चलेगी। तो आपको क्या लगता है उसका कोई रिजल्ट क्यों नहीं निकला? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के जो जितने भी अदारे थे, जितने भी सियासी लोग थे, सबका यही ख्याल था, लेकिन इमरान खान नहीं माने और इसलिए तब्दीली नहीं आई। अच्छा, इमरान खान साहब ही की वजह से? आपको क्या लगता है, इमरान खान साहब को लगता है कि बुज़दार साहब बहुत कैपेबल हैं, बहुत कॉम्पिटेंट हैं? उनके लिए बड़े सूटेबल हैं। उनके लिए कैसे सूटेबल हैं? क्योंकि वो जो चाहते हैं पंजाब में कर लेते हैं, खुद एक तरह से इक़्तिदार खुद चला रहे हैं इमरान खान पंजाब में भी। ये डमी है, और जैसे इमरान खान साहब उनको कहते हैं वैसे वो कर देते हैं। अच्छा अच्छा, सोहेल साहब ये बताएं कि आपके इधर मैं देख रही हूँ बहुत सारी किताबें, आपकी लाइब्रेरी बड़ी प्यारी है, तो आपका फेवरेट राइटर कौन है? अच्छा, सहाफ़ियों में पहले बता देना, फिर उसके बाद पूछती हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपका फेवरेट सहाफ़ी कौन है सहाफ़त में? बॉब वुडवर्ड हैं एक अमेरिका में, वो मेरे फेवरेट जर्नलिस्ट हैं और फेवरेट राइटर भी हैं। अच्छा, और अगर मैं पाकिस्तान में पूछूँ? पाकिस्तान में तो दोस्त हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनको पसंद भी करते हैं, उनसे इख्तलाफ भी रहता है, लेकिन जो अगर कोई आइडियल जर्नलिस्ट है मेरा, वो बॉब वुडवर्ड है। अच्छा, तो आपने शुरू से ही, क्योंकि आपने जंग से अपने करियर का आगाज़ किया, जंग जियो के साथ आप मुंसलिक रहे, लेकिन फिर बीच में एक टाइम आया कि आप उसको छोड़ के दुनिया न्यूज़ चले गए, और फिर नाराज़ हो गया था। आप नाराज़ हुए थे? नाराज़ हुआ था, फिर नाराज़ होकर फिर राज़ी हो गया था वापस। नाराज़ किस बात पे हुए थे? बस कोई इंटरनल आपस की जो होती है। इतनी बड़ी वजह बनी कि आपने अपने डायरेक्टर नाराज़ हो गया, और फिर जब राज़ी हो गए तो वापस आ गया? वापस आ गया। इन फ्यूचर तो आपको नहीं लगता कि आप नाराज़ हो जाएंगे? बड़ी मुश्किल से नाराज़ होते हैं। अच्छा, तो आपके बॉस आपको मना लेते हैं? बस बना लेते हैं। तो आपको बहुत सारी और भी ऑफर्स आती होंगी, बहुत सारे चैनल से, और बहुत आती सारे, रहती है। कभी लेकिन कंसीडर कोई किया? अभी इरादा नहीं है कहीं जाने का। अच्छा, बहुत यहाँ सारे कंफर्टेबल है, यहाँ माहौल अपना पसंदीदा है, एक आदत बन गई हुई है। आदत बन जाती है। तो आपको बाकी वाली भी तो ऑफर्स आती होंगी ना, कि आपको फलां इदारे का सरबराह लगा दिया जाए, या वहाँ पर बाहर वो भी आती रहती है, एम्बेसडर लेकिन तैनात कर दिया जाए? वो नहीं, मैंने एक्सेप्ट नहीं की। क्यों? मैं समझता हूँ जर्नलिस्ट को ये नहीं करना चाहिए, जर्नलिस्ट को जर्नलिस्ट ही रहना चाहिए। तो आपको लगता है कि अगर जिन बाकी जर्नलिस्ट ने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया तो उन्होंने सही नहीं किया? नहीं सही किया। आप कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं अगर आप इस तरह के कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं, उस पार्टी के साथ पक्के हो जाते हैं, और उस पार्टी, फिर आपको क्या हक है दूसरों पे क्रिटिसिज्म करें? जब आप खुद एक पार्टी से इन्वॉल्व हैं, एक पार्टी के अंदर शामिल हैं, उससे बेनिफिट ले रहे हैं, फिर आप दूसरों पे तनकीद कैसे करेंगे? तो मैं तो इसका हामी नहीं हूँ। और दुनिया में भी ये है कि, दुनिया के जर्नलिज्म में भी ये है कि वंस यू क्रॉस द लाइन ऑफ जर्नलिज्म यू नेवर कम बैक टू जर्नलिज्म। अच्छा, तो इस वजह से आप ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा सोहेल साहब, आखिर में हमारा सेगमेंट अगर कभी करनी हुई तो फिर वापस जर्नलिज्म नहीं आऊँगा। फिर पक्का पक्का इसको छोड़ देंगे? अच्छा, नहीं, मतलब अगर करना हो किसी ने, असूल ये है कि अगर किसी ने करना हो, अगर पार्टी ज्वाइन करनी हो, तो फिर वापस जर्नलिज्म में ना आए। अच्छा, अभी तक आपने 11 किताबें लिखी, तो उनमें से आपकी अपनी फेवरेट कौन है, कौन सी है पर्सनल फेवरेट? मेरी जो है कातिल कौन, बेनज़ीर भुट्टो की वजह से? बेनज़ीर भुट्टो की वजह से, मेहनत भी उस पर सबसे ज़्यादा की, सबसे ज़्यादा टाइम भी उस पर लगा, बड़े रिसर्च ओरिएंटेड है। अच्छा, तो अभी क्या आने वाले दिनों में भी आपकी कोई किताब आ रही है? किताबें कई हैं जहन में, कई नोट्स तैयार कर रखे हैं, कुछ तैयार कर रखे हैं, वक्त का इंतज़ार है, मुनासिब वक्त जब होगा फिर। मुनासिब वक्त कौन सा होगा? जब वो किताब हजम हो सके। ओके, ठीक है।
बहुत सारी चीज़ें क्योंकि हजम नहीं हो सकती इसलिए हम नहीं कह सकते हैं. अच्छा सुहेल साहब, आखिर में हमारा एक सेगमेंट होता है, मैं आपके सामने 5 शख्सियात के नाम लूँगी, आपने उनकी एक खूबी बतानी है और एक खामी बतानी है. तो पहला नाम है जी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब. मियाँ साहब की एक खूबी और एक खामी. ये सबसे बड़ी खूबी तो उनकी ये है कि बड़े समझदार हैं, और खामी उनकी ये है कि लोगों को माफ़ नहीं करते. माफ़ नहीं करते? नहीं करते. ओके. अगला नाम है आसिफ अली जरदारी साहब. आसिफ अली जरदारी साहब दोस्तों के दोस्त हैं, बहुत ही दोस्तों का ख्याल रखते हैं. हर कोई उनके बारे में ये बात कहता है. लेकिन नेगेटिव उनकी बात यह है कि वो पार्टी को जिस तरह से पंजाब में उन्हें संभाला देना चाहिए था वो नहीं दे सके. अच्छा, बस ये एक खामी है. इमरान खान साहब. इमरान खान साहब जो है वो डिलीवर नहीं कर सके. करिज्मेटिक बड़े हैं, खूबी है उनकी, बड़े करिज्मेटिक हैं, लेकिन खामी ये है कि डिलीवरेंस जो है वो उनसे नहीं हो सकी. चौधरी परवेज़ इलाही साहब. चौधरी परवेज़ इलाही भी बड़े दोस्त नवाज हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, डिलीवरी भी उन्होंने बड़ी अच्छी की, बड़े आइडियल हैं, लेकिन पब्लिक सपोर्ट जो है या जिस तरह पॉपुलर होना है वो आवाम में नहीं हो सके. अभी तक अपने हलके तक महदूद है. ओके. और आखिर में आपका अपना नाम है, आपने अपनी ये खूबी बतानी है और अपनी ये खामी बतानी है. खूबी मेरी ये है कि मैं किसी का नेगेटिव नहीं सोचता, किसी से हसद नहीं करता, और खामी मेरी ये है कि शायद इस वजह से बहुत कंपटीशन में भी नहीं पड़ता. तो ये तो कोई खामी ना हुई. कोई खामी बताएं, सही बताएं ना. नहीं, लोग तो हर वक्त compete करते रहते हैं ना. आपको जरूरत ही नहीं है कंपटीशन की माशाल्लाह. नहीं, कंपटीशन की ज़रूरत तो होती है ना हर मामले में, लेकिन मैं पीछे हट जाता हूँ कंपटीशन जहाँ भी होता है. अच्छा चलें सुहेल साहब, आपका बहुत शुक्रिया. Thank you. आपके वक्त का, आपने इतने मसरूफ वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला. और आप सब देखने वालों का शुक्रिया. उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा. मुझे दीजिए इजाज़त अगले प्रोग्राम के लिए. तब तक अपना, अपने प्यारों का ख्याल रखें. अल्लाह हाफ़िज़.